नमस्कार, मैं हूँ सबा शाहिद शेख। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार में शिक्षक बहाली के पहले चरण हो चुके हैं, दूसरे चरण अभी होने बाकी। इसी बीच लोगों के दिमाग में बहुत तरह की कंफ्यूजन्स हैं कि गाइडलाइंस क्या होंगी, प्रक्रिया क्या रहेगी। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेह आशीष वर्धन पांडे जी, छात्र नेता सौरभ कुमार जी, शिक्षक नेता अश्वनी पांडे जी, शिक्षाविद राकेश कुमार जी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमिताभ जी के पास। तो सर, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर क्या नया कंफ्यूजन है दूसरे चरण में? नहीं, देखिए, कन्फ्यूजन नहीं है। जो जिस तरीके से पहले चरण में जो शिक्षक बहाली हुई थी, करीब सवा ला 1,20,000 शिक्षकों की जो नौकरी दी गई है सरकार की तरफ से, और उसके बाद ये जो अभी जो दूसरी प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है और दिसंबर में जिसकी परीक्षा ली जानी है बीपीएससी के द्वारा, इसमें भी एक जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर है कि डोमिसाइल नीति को लेकर कि इस मामले में इस बार जो है, जो कि पिछले बार काफ़ी विरोध हुआ था और जो भी नियुक्तियाँ हैं उसमें करीब 25,000 दूसरे प्रदेश के लोग थे, जो अभ्यर्थी थे जिन्हें इसमें बिहार में शिक्षक की नौकरी मिली है। तो एक बिहार के जो अभ्यर्थी थे उनकी एक बड़ी मांग थी कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू की जाए। लेकिन इस बार भी अभी तक नहीं लग रहा है कि डोमिसाइल नीति इसमें लागू की जाएगी। ये एक छात्र में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी एक बड़ी परेशानी है कि इसमें नहीं की गई है। दूसरा, नियोजित शिक्षकों को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन स्पष्ट नहीं है। जिस तरीके से पिछली बार जब एग्जाम हुई थी उसमें करीब 3,80,000 नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने इसमें फॉर्म भरा था। नियोजित माफ करेंगे, बीएड शिक्षक, बीएड अभ्यर्थी के लिए। उसमें भी उसका भी इसमें नहीं है। कुछ नियोजित शिक्षकों को लेके भी कंफ्यूजन ये है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसको लेके भी एक अलग से एसटीईटी का एग्जाम दिसंबर महीने में होना है, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी उसमें भी कई कंफ्यूजन अभी बचे हुए हैं। जो हमारी जो बात हुई है जो अभ्यर्थी लोगों से, उन लोगों ने साफ करना है कि अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। इसमें वो भरेंगे, कोई सरकार कर रही है कि इसमें 3 बार उनकी योग्यता टेस्ट ली जाएगी और 3 बार तक अगर 2 बार तक अगर नहीं भी होते, तीसरा में हो जाते हैं, तब भी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो ये तमाम जो ऐसे सवाल हैं जो अभी कंफ्यूजन की स्थिति बने, पर्व त्योहार का समय है और मुझे लगता है कि 21 तारीख के बाद इस मामले में और ज़्यादा बातें सामने आ पाएँगी, क्योंकि प्रक्रिया तब तक शुरू हो चुकी होगी, चूँकि अभी पर्व त्योहार का समय है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। फॉर्म भरने के जो प्रक्रिया भी है वो भी अभी धीमी है। तो इसके बाद वो सामने आएगी। देखिए, हमारे साथ कुछ छात्र नेता और जो लोग हैं वो राजनीति, और सबसे बड़ी जो बात है इस मामले, जो पिछली बार बहालियाँ हुई थी, उसमें राजनीति भी खूब हुई थी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। वो दोनों के बीच में राजनीति काफ़ी हुई थी, क्रेडिट लेने की हो हुई। उसके बाद आरोप भी लगे कि जो परीक्षा ली गई उसमें काफ़ी अनियमितता आई, हालाँकि बीपीएससी ने सारे आरोपों को खारिज किया है। तो वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जो छात्र हित की हम बात करें, अभ्यर्थियों की बात करें, तो वो इस मामले में उनके समक्ष भी कुछ परेशानियाँ हैं जिन्हें बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए, सरकार को क्लियर करना चाहिए, जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी, तो ये नए अभ्यर्थी जो जुड़ेंगे उनके लिए छूट क्या रहेगी? देखिए, हमारे साथ अश्वनी पांडे जी इस पैनल में हैं और हमको लगता है चर्चा को आगे बढ़ाएँ उससे पहले अश्वनी पांडे जी से कुछ जानकारी लेनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अश्वनी जी, क्या इसमें लग रहा है आपको कि अभी जो नई बहालियाँ जो होने वाली हैं, उसमें कहाँ विसंगति है या उसमें कहाँ है? विसंगति नहीं कर सकते, थोड़ा-सा क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा, बहुत बड़ी संख्या में टीआरई 1 में नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जबकि हम लोगों ने फॉर्म भरने का विरोध किया था। फिर भी बहुत सारे लोगों ने संगठन के आह्वान को न मानते हुए 67,000 लोगों ने भरा। लगभग 30-35-40,000 लोगों ने, अलग-अलग डेटा आया है। गवर्नमेंट 28,000 कह रही है, न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं 42,000। उतने लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और अभ्यर्थियों के सीट पे वो आ गए। जैसे आपने चर्चा के दौरान अमिताभ सर ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देने का जो मामला है वो पाइपलाइन में है, चल रहा है। तो सरकार को इस पे स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए ताकि नियोजित शिक्षक फॉर्म न भरे। पिछली बार हम लोग मना किए थे, फिर भी लोगों ने फॉर्म भरा। इस बार हम लोग नहीं बोल रहे हैं, छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि हमारे नियोजित शिक्षक टॉपर निकल के आ रहे हैं, मैथ में, फिजिक्स में। जितने भी आज तक हम लोग पे उंगली उठते आया था कि नहीं, बिहार के नियोजित शिक्षक योग्य नहीं है, आज सारे टॉपर नियोजित शिक्षक ही निकल के आ रहे हैं। तो हम लोग को भी लग रहा है
कि ठीक है हमारे बीच के लोग जा रहे हैं। इस बार हम लोग ने भी मना नहीं किया है और आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा सीटों को एडॉप्ट जो है इस बार नियोजित शिक्षक कर लेंगे। तो सरकार के जो लोग हैं इसमें बैठे हुए और आपका चैनल देखा जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश आ जाए कि नहीं भाई, नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी हम राज्यकर्मी बना रहे हैं, उसके लिए सक्षमता परीक्षा हम लेने जा रहे हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी और दिसंबर में ही होगा। तो आप लोग उसकी तैयारी करें और आपके लिए अलग से हम लोग के लिए प्रेस नोट जारी हो जाता या कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाता। उपापोह की स्थिति है, तो ये सारी चीजें हैं। TRE 1 अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे अमिताभ सर ने तो चर्चा के दौरान बताया कि पक्ष विपक्ष में काफी गहमा-गहमी हुई, कुछ अभ्यर्थी लोग भी आरोप लगाए। तो आरोप इस सेंस में नहीं हुआ कि धांधली हुआ है, आरोप ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में शिक्षा विभाग में और BPSC में कुछ अयोग्य लोग, उसको हम फर्जी भी नहीं कह सकते, जो लोग नोटिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे वैसे लोग आ गए हैं। तो अब शिक्षा विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है कि वैसे लोगों को बाहर करके, और जो दूसरा मेरिट लिस्ट लाने की बात कही गई है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1,20,336 लोगों को जो नौकरी देने की बात कही गई है, उसमें से जो रेस्ट सीटें बच रही हैं किसी भी कारण से, चाहे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो या अयोग्य हो रहे हो, जिस कारण से हो, उस पर तुरंत सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए और स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए कि इससे नियोजित शिक्षक इसमें शामिल न हो। और उस ये बहाली प्रक्रिया से पहले, मुझे तो लगता था कि मेरा ऐसा मानना था कि आवेदन प्रक्रिया लेने से पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये जो बहाली चल रही है वो बहाली का प्रोसेस ये हो जाएगा, उसके बाद हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना देंगे। तो स्पष्ट गाइडलाइन आ जाता तो इससे स्पष्ट हो जाता। अब चलिए राकेश पोद्दार जी, आपने सुना, सोनी पांडे जी ने बताया कि इस बार भी जो वैकेंसी निकली उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है कि नियोजित शिक्षक उसमें भरेंगे कि नहीं भरेंगे, डोमिसाइल नीति उसमें लागू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो फिर एक बार जब नियोजित शिक्षक भी उसमें भरेंगे और वही जब फिर से क्वालिफाई करेंगे तो फिर नए रोजगार की बात कहाँ हो रही है इसमें। जो आरोप पिछली बार जो रिजल्ट आया उसमें भी आया कि कई उसमें नियोजित शिक्षक बड़े पैमाने पर जो थे, जो उन्होंने फॉर्म भरा वो उसमें अप्लाई किया, जो पहले से कैडर थे वो भी उसमें सक्सेसफुल हुए। इसके अलावा उसमें करीब 25,000 जो बाहरी जो स्टूडेंट थे, जो बाहरी अभ्यर्थी थे उन्हें मिला। तो आप जो आरोप लगा रहे थे पहली जो चरण जो शिक्षक नियुक्ति की जो हुई थी, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, दिख रहा है? देखिए अमिताभ जी और सवा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने 1,26,000 जो वैकेंसी निकाला, जो मेरा आरोप था पहले भी भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने क्या किया, अभी मुजफ्फरपुर में 60 लोगों को, 60 अभ्यर्थी को जिसका अंक बहुत कम है और जो औसत अंक चाहिए उस अंक से बहुत कम है, फिर भी इन्होंने नौकरी उनको किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो 26,000 नियुक्ति पत्र जो बांटा गांधी मैदान में, उसमें 60 लोगों को फर्जी को दे दिया गया। मैं नहीं बोल रहा, इनका डाटा बोल रहा है, इनका अंक बोल रहा है। और मुजफ्फरपुर के DPO साहब ने वो के पाठक को लेटर लिखा। अब बाकी रहा नियोजित शिक्षक की, ये जो बात कर रहे हैं, आज नियोजित शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं के पाठक जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। और दूसरी बात, कल सोमवार को नीतीश कुमार जी ने शिक्षक संघ से बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों को मैं नियोजित करता हूं, आप लोगों के राजकर्मी का दर्जा देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं के पाठक जी चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो आपस में इन लोगों का कहीं नहीं बनता है ना। सोमवार को जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें कोई मंत्री जी ने इसको विस्तार रूप से नहीं लिया, सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है। ये लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं कि जनता के साथ कैसे किया जाए, अभ्यर्थियों के साथ कैसे किया जाए और शिक्षकों के साथ कैसे किया जाए। आज जो दुर्दशा है, इन लोगों का आपस में के पाठक और मुख्यमंत्री में नहीं बनता है, और मुख्यमंत्री जी का के पाठक से नहीं बनता, के पाठक जी का। ठीक है राकेश जी, इस मामले में हम लोग के साथ हैं स्नेहाशीष पांडे जी। स्नेहाशीष पांडे जी, RJD के जो प्रवक्ता हैं, हमारे साथ नहीं है, तो आप चूंकि सरकार में हैं, हम चाहेंगे कि इस मामले में आप अपनी जवाब दें। देखिए, अब मैं एक बार एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूँ अमिताभ जी, कि वो लोग जान के आज आपके डिबेट में नहीं आए, ना JDU के आए, ना राष्ट्रीय जनता दल के आए, सिर्फ उन लोगों को एक बहाना है। और मैं एक बबीता कुमारी जी है, मधुबनी जिला से आती है, वो शिक्षक संघ की एक संगठन बना रही थी, उनको उन्होंने के पाठक जी ने उसको नियुक्ति से बाहर कर दिया। नहीं, उस पर चर्चा करें राकेश जी, उस पर चर्चा करेंगे, पहले हम लोग जवाब लेते हैं इनसे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के मंशा पर जिस तरीके से बार बार शक
किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा वो बिल्कुल निराधार है और पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ हमारी सरकार बिहार के युवाओं को नौकरी देने के लिए आगे अग्रसर है। और ये रही बात जहां तक कि नियोजित शिक्षक भरेंगे नहीं भरेंगे, जो रोजगार जिनके पास है उन्हीं को फिर से रोजगार दिया जा रहा है, ये सब बातें कहने वाली बातें हैं। अगर कोई नियोजित शिक्षक नहीं चाहता है कि वो 3 सक्षमता परीक्षा दे के उस प्रक्रिया में जाए, वो बीपीएससी के थ्रू अगर जाना चाह रहा है, अपने आप को रेगुलर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेना चाहता है, तो इसमें क्या कमी है? अगर बिहार मेधा के लिए हमारी बिहार की भूमि को माना जाता है, जाना जाता है, अगर हम मेधावी जो भी शिक्षक हैं या जो भी अभ्यर्थी हैं, जो मेधावी लोग हैं, अगर वो अपने गट्स पे, किसी के एहसान पे नहीं, अपने गट्स से अगर वो नौकरी को अपना रेगुलराइज कर लेना चाहते, तो इसमें बीजेपी के लोगों को क्या दर्द हो रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग सोच क्या रखे हैं। आप रोजगार देंगे नहीं, रुक जाइएगा, आप रोजगार देंगे नहीं और दूसरे अगर जब रोजगार दे रहे हैं और छात्र अपनी क्षमता, अपनी मेहनत से अगर वो रिजल्ट ला रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को कैसी बेचैनी हो जा रही है भाई? मुझे ये मेरी समझ से परे है। और दूसरी बात, अभी ठीक है अमिताभ जी ने चूंकि रोक दिया, बबीता जी का इन्होंने जिक्र किया था, तो उसमें एक लोक सेवा का जो 1976 का जो अधिनियम है, मैं उसमें विस्तार से जब आगे डिबेट होगी तो मैं उन्हें विस्तार से समझा दूंगा राकेश जी को, क्योंकि दिक्कत इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है जी। अब हम लोग चर्चा को आगे शुरुआत। सौरभ हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ अभी भी धरना पे अस्तर शिक्षकों की मांग को लेके ही धरना पे बैठे हुए हैं सतगर्दनी बाग में। तो सौरभ, क्या अभी क्या मांग है आप लोग की? देखिए सौरभ जी से पहले पूछिएगा, पहले मैं एक बात बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देखिए राकेश जी 1 मिनट तो इनसे जवाब ले लीजिए। अमिताभ सर, ये काफी गंभीर मसला है और लगातार प्रथम फेज की बहाली में सीटेट अपियरिंग और बीएड अपियरिंग वाले को मौका मिला था और इन्हीं सब मांगों को लेकर के दूसरे बहाली में जब दूसरे फेज की बहाली आई और 1,20,000 लोगों को नियुक्त करना है, तो सरकार के पास कौन सी ऐसी आफत आ गई कि इनको बैठने का मौका नहीं दिया गया। और जो बीपीएससी का तर्क है कि जो परीक्षाएं हैं सीटेट की वो 21 जनवरी को आयोजित है और बीपीएससी की परीक्षा दिसंबर में आयोजित है, तो भाई बीपीएससी की परीक्षा को आप दिसंबर से बढ़ाकर जनवरी या फरवरी में ले जा सकते हैं। अगर कहीं कोई आरोप है, प्रत्यारोप है, लोगों को लगता है कि नहीं, तो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होनी है, तो इनको क्यों नहीं मौका मिला? अगर ये परीक्षा में ही बैठने से वंचित हो जाएंगे तो फिर नौकरी कहाँ से इनको मिलेगी? राज्य सरकार जो दावा कर रही है कि हम 1,20,000 लोगों को नौकरी दिए, तो नियोजित वाले कितने हैं? 28,000 प्लस और 14% देश के तमाम राज्यों के लोग आए, तो फ्रेश नए लोगों कितने लोगों को नौकरी दिए? हम लोगों के पास जो डाटा है और जो स्पष्ट डाटा है, लगभग 80-85 हजार नए लोगों को ही नौकरी दिए हैं और हमारे युवा बेरोजगार हो गए। डोमिसाइल नीति क्यों हटाना पड़ा? अब आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी या स्नेहशीष वर्धन पांडे कहेंगे कि बीपीएससी से परीक्षा ली गई है। अरे भाई, देश के तमाम राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। अगर आरक्षण देना ही था तो आप 5%, 10% दे देते आरक्षण। आपका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। अब बिहार के लोग आज हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज छठ जैसा महापर्व कल से शुरू हो रहा है और हमारे साथी धरना पर बैठे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसका जवाब दीजिएगा कि आपको शौक ही लगा हुआ है। शौक नहीं है, मजबूरी है। आप इसको समझिए कि बीपीएससी में जो परीक्षा ली जा रही है, परसेंटाइल के मुद्दे पर हो, चाहे डोमिसाइल के मुद्दे पर हो, चाहे अभी जो मुद्दा है उसमें सीटेट अपियरिंग का मुद्दा, इन सारी मांगों पर सरकार लगातार युवाओं की बात नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोग को मजबूरन धरना पर बैठना पड़ रहा है। अगर आपका कहना है कि हम लोग नहीं सुनेंगे, जी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरुण जी अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले राकेश जी बहुत देर से हैं। तो राकेश जी, आपने सभी लोगों की बात सुनी, आप शिक्षाविद हैं। वर्तमान स्थिति में हम लोग आरजेडी प्रवक्ता के पास जाएंगे, उससे पहले आप बताएं कि आप पूरी स्थिति को जब समझ रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? आपकी आवाज नहीं, म्यूट किया। नहीं वो डिबेट है, बोलिए ना। हाँ बोलिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये एक्चुअली मैंने सभी लोगों को सुना और जो मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पर लगातार बीपीएससी को लेकर मैं भी थोड़ा एक्टिव हूँ, तो देख रहा हूँ कि बीपीएससी से जो बहाली शिक्षक की निकली है वो सरकार की अच्छी पहल के रूप में ही मैं देखता हूँ कि सरकार की अच्छी पहल है और तेजी से बहाली हो रही है। और बिहार में जो स्टेट पास थे या जो बीएड किए हुए थे उनको रोजगार मिल रहा है और साथ ही साथ एक तो रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही साथ ग्रामीण स्कूल में जो स्कूलों की कमी थी
जो शिक्षकों की कमी थी, सॉरी, जो शिक्षकों की कमी थी वो कमी भी पूरी होगी और निश्चित रूप से ग्रामीण स्कूल पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में एक कदम आगे बढ़ाएंगे इनकी नियुक्ति होने के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन अब ये जो आरोप प्रत्यारोप कई तरह के बातें हैं, लेकिन मेरा एक बात जो कहना है कि जो जैसे सौरभ जी ने कहा या भी जो भी शिक्षक स्टूडेंट की जो मांग है, मान लीजिए इनका एक मांग है कि सीसेट का अपेयरिंग को लेकर जो भी मांग है, तो यहाँ नियमावली को लेकर है कि जब आप वैकेंसी जब निकालते हैं तो वैकेंसी निकालने के पहले जब आप नियमावली सेट कर देते हैं उसी सेट पर आप आगे बढ़े। लड़के को कंफ्यूजन यह हो रहा है कि रोज रोज अलग अलग नियमावली आ रही है, अलग अलग लेटर आ रहे हैं, अलग अलग गाइडलाइन आ रहे हैं फॉर्म के। अब 1 to 8 अभी एक समस्या आ रही है 1 to 5 की। 1 to 5 फॉर्म का आज से डेट 16 तारीख से डेट से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। अब जो लोग पहले फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उनके लिए गाइडलाइन, जो फिर अभी अब फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन एक बार हुआ है तो क्या करे, कंफ्यूजन है लेकर। फिर स्टेट जो हुआ था एग्जाम 23 में, उसमें एक यूनिक आईडी नंबर भरने की बात हो रही है। तो यूनिक आईडी नंबर को लेकर जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, फॉर्म का डेट आने के बाद अब जो आई है यूनिक आईडी नंबर, अब वो कैसे भरेंगे, फिर से पेमेंट करेंगे। पेमेंट में 1200 रुपया से लगभग 2200 तक लड़के के खर्च हो रहे हैं पैसे, तो फिर से फॉर्म भरेंगे तो वो पैसा कैसे रिफंड होगा, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि आयोग की तरफ से वो पैसा आप कैसे बैंक के माध्यम से कैसे रिफंड होगा। तो ये लड़के को आर्थिक परेशानी हो रही है, ये सब छोटी छोटी परेशानी है। चलिए ठीक है राकेश जी, हमारे साथ अरुण जी, हाँ अरुण जी आ गए हैं। अरुण जी, सवाल आपको पता है, कुछ अपडेट आपको हम कर दे जो सौरभ ने सवाल उठाए हैं। सौरभ अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए, इनकी 2 मांगे हैं। एक मांगे तो है कि जो एसटीईटी की परीक्षा भी होने वाली है दिसंबर में, और बीपीएससी के द्वारा जो नई जो शिक्षक बहाली की परीक्षा है वो भी होने वाली है दिसंबर में। दूसरी समस्या ये है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर अभी तो कोई गाइडलाइन नहीं आया है सरकार की तरफ से, डोमिसाइल को नीति को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आया है। तो हम चाहेंगे कि इसमें आप अपना पक्ष रखें। देखिए अमिताभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बारीकी से खास करके सारे नियोजन जो प्रक्रिया है शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ जो नियुक्तियां चल रही है उस पर पैनी निगाह है और सारे लोग आप जानते हैं। और इतना क्लियर नियमावली आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में आपने देखा जो भी थोड़ा बहुत त्रुटियां समझ में आया, सेकेंड फेज में आयोग ने उसे फ्रेश करके अपने तरीके से नियम जारी किए। तो इसमें कहीं किसी प्रकार का द्वंद नहीं है और वे वजह और भ्रम कुछ मीडिया और कुछ जिसे सकारात्मक बात नहीं करना है, नकारात्मक राजनीति करना है तो भ्रम फैला रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन बिहार के नौजवान बिल्कुल सरकार के प्रति जो है कि मतलब सरकार के साथ है, सरकार के निर्णय के साथ है, आयोग के निर्णय के साथ है। और जहां तक डोमिसाइल की बात, डोमिसाइल कहाँ है? अब डोमिसाइल की ही बात अगर करते हैं, सपोज मान लिया जाए डोमिसाइल नीति लागू भी हो जाए, 100% तो होगा नहीं, जो विधि सम्मत है भी नहीं, व्यवहारिक है भी नहीं। और कहाँ है डोमिसाइल नीति? कहीं नहीं है। वे वजह की बात अगर आप 90% कम से कम अगर कर भी देते हैं संविधान के विपरीत जो विधि सम्मत नहीं है तो 90% ही ना। तो आपने देखा फर्स्ट फेज में 80 और 88% हमारे बिहार के नौजवान, बाहर के 12% ही छात्र शामिल हो पाए, आ पाए, नियुक्तियां ले पाए। तो इसमें क्या हंगामा और किसी तरह की राजनीति की कहाँ बात है, और आना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है कि सरकार का मानसा साफ है कि हम एन कैन प्रकारन अधिकतर किस तरह से नौजवानों को नौकरी दें, जो कि सरकार का जो संकल्प था, आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने जो प्रोमिस किया था कि हम 10 लाख नौकरी बिहार के नौजवानों को देंगे। और आप देख रहे हैं 1 साल के अंदर महागठबंधन की सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को दे दिया, जिसमें आप देख रहे हैं 2,40,000 सिर्फ शिक्षा विभाग में और 1,20,000 नौजवानों को तो नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया। और सेकेंड फेज में आप देख रहे हैं 1,22,000 नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। तो कहां किसी तरह की बात है।
और जहां तक कई छात्र नेता और विरोधी जो अनर्गल जो है कि आरोप लगा रहे हैं, नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, परीक्षार्थियों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी नकारात्मक बात नहीं करना चाहिए। सरकार का स्वागत करना चाहिए। सरकार हर हाल में रोजगार के प्रति गंभीर है, नौकरी नौजवानों को देना चाह रही है, दे भी रही है। आप देख रहे हैं देश में किस तरह से जो है बेरोजगारी चरम पर है। ठीक है अरुण जी ठीक है, सरकार नजीर पेश कर रही तो स्वागत करना चाहिए। और सिर्फ अमिताभ जी भ्रम फैला रहे हैं सारे लोग, और उस भ्रम का शिकार कई छात्र हो रहे हैं। बीपीएससी ने तो कहा अब हम इस तरह की अगर कार्रवाई करेंगे भ्रम फैलाने वाले लोगों को। आपने देखा शपथ पत्र के साथ उन्होंने जो भी जो है आपत्तियां थी डिमांड किया था आयोग ने। आपने देखा 700 कुछ ऐसे। देखिए अब अरुण जी, बीपीएससी अगर ये कहेगा कि सवाल उठाने के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो वो उनका ये है, लेकिन सवाल तो ये उठाएंगे। एक मिनट, और देखिए अभी अश्वनी पांडे आपसे कुछ बोल रहे हैं। अश्वनी पांडे जी अपनी बात करें। नहीं अमिताभ जी, बेवजह आप सवाल क्यों लोगों को क्यों गुमराह करेंगे? ये तो भी तो अपराध है ना। क्यों छात्रों को बिल्कुल उसको तो आप देखिए कई जो न्यूज चैनल और पत्रकार भी तरह तरह का अपने अपने तरीके से वो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। आयोग का कुछ है, न्यूज कुछ चैनल चला रहा है, कुछ पत्रकार कुछ कर रहा है, कुछ छात्र नेता जो कुछ नहीं कर सकता है सर। अगर कुछ अलग चलता है ना, बीपीएससी तुरंत उस पर एक्शन लेता है और एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। अश्वनी जी आप बताइए क्या है। और इसलिए सरकार नौजवानों के साथ इससे तो कोई इनकार कर रहा है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है, बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ डिबेट हो रहा है तो कुछ लूप होल्स हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और बड़े भाई अरुण यादव जी हुआ, स्नेहाशीष जी हुए, ये लोग सत्ता में हैं, इन लोगों को चाहिए, या विपक्ष से राकेश जी हैं, तो उन चीजों को एडॉप्ट करें और एडॉप्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि ये कमी है। अब जैसे मैं बताता हूं, पिछली बार क्या हुआ है, टीआरई 1 में विभिन्न कोटि के लोग, इस बार आपने देखा कि आरक्षण का दायरा बढ़ा है। विभिन्न कोटि के लोगों को ईडब्ल्यूएस जो है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का ये आरक्षण का क्राइटेरिया है। इसमें दूसरी, जब आप ईडब्ल्यूएस बनवाने जाते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप पिछड़ा, अति पिछड़ा या SC ST का आरक्षण तो नहीं ले रहे हैं, आप उन जातियों से तो नहीं है। ईडब्ल्यूएस में वैसे लोगों को भर दिया गया इस बार। और जो 52,000 बैकलॉग की वैकेंसी आके लाके जोड़ा जा रहा है, उसमें आप जाकर देखेंगे ईडब्ल्यूएस का सीट 0 है। कुछ चीजें कमियां हुई हैं सरकार से, हम लोग इन चीजों को बता रहे हैं। आपके विरोधी हम लोग नहीं है, आप ही के अंग हैं, पार्ट हैं, उसको सुनना है और सुन के सरकार तक पास आउट करना है। वो आपकी चलिए अभी देखिए सौरभ के पास आते हैं, सौरभ के पास जाएंगे। सौरभ, क्योंकि सौरभ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं और आप तक ही अपनी बात पहुंचाने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। सौरभ, अरुण जी हैं, आप चूंकि आप अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके, अरुण जी बैठे हुए हैं जिनका कहना है कि सरकार पूरी तरीके से छात्रों के साथ है, अभ्यर्थियों के साथ है। तो आपकी क्या बातें हैं जिसको सरकार तक पहुंचाने के लिए आप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? देखिए राकेश जी जो है वो बीजेपी से, तो आपने क्या नौबत क्यों आई? सीटेट अपियरिंग और बीएड अपियरिंग की जो मांग है, प्रथम पेज के बारे में इनको मौका मिला था। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके पीछे कुछ दूसरा लॉजिक है या शौक है। तो हम लोग बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बारी हो रही है, 1,20,000 लोगों को उनकी देना है। तो फिर इन लोगों को अगर मौका ही नहीं मिला फॉर्म भरने का, तो कैसे परीक्षा में आप ही के माध्यम से कम इन लोगों की बात, जैसे यादव के पास। सौरभ, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है। बीपीएससी की परीक्षा जो है सौरभ जी, सीटें राकेश पोद्दार जी, आप क्या कहेंगे अरुण जी जिन्होंने जो अपनी बातें कही हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक हैं, इन दोनों में आपस में बनता नहीं। सारे टीएटी का और कुछ शिक्षक संघ को
सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा, इनके याचिका एलएलपी क्यों दायर किया, इससे इनसे मेरी सवाल है मैं। और के पाठक जी जो करते हैं या सही कर रहे हैं या नीतीश कुमार सही कर रहे हैं, कैबिनेट में पास क्यों नहीं हुआ, ये दो सवाल हैं, इनसे मैं अरुण जी से पूछना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, जो आपकी कांग्रेस के नेता है ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है, और पत्रकार पे भी आज उंगली उठ रहा है इनके माध्यम से कि पत्रकार भी अनर्गल बयान देते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। आज शिक्षक अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन, सौरभ जी बैठे हैं, धीरज जी हैं, ये लोग अपनी मांग रखते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि राजनीति करते हैं, अभ्यर्थियों के साथ मत करिए, शिक्षकों के साथ मत करिए। राजनीति करना है तो हमारे साथ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कीजिए, कांग्रेस के साथ कीजिए, लेकिन आम जनता के साथ। लोकतंत्र में उनका अधिकार है अपनी आवाज को उठाने का। तो हमारा सवाल एक ही है अरुण जी से, आपके के पाठक जी और नीतीश कुमार और प्रोफेसर चंद्रशेखर जी में आपस में क्यों नहीं बनता है? के पाठक जी या सही कर रहे हैं या नीतीश कुमार सही कर रहे हैं? इसका जवाब आप दीजिए, दोनों लोग। चलिए अरुण जी, पहले आप ही बता दीजिए। देखिए, इनको जानकारी नहीं है अमिताभ जी। सबसे पहला जानकारी है अरुण जी, बहुत आपको सुनिए राकेश जी जवाब सुन लीजिए। जवाब दे रहा हूँ, अब जानकारी है। हम इनसे पूछते हैं एक ही सवाल, अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए। आज आप के पाठक जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए सरकार के खिलाफ, इसकी जवाब आप दीजिए, दोनों लोग दीजिए। हम राजनीति करते हैं कि आप राजनीति करते हैं लोगों के साथ, जनता के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ? हम अपनी आवाज उठाते हैं, शिक्षक उठाते हैं, तो आप कहते हैं कि ये लोग हमारे एजेंट हैं। हम कहते हैं कि आप नीतीश कुमार, आप जी अभी एक ही बात का आज एक बात का जवाब आप दे दीजिए। अब सुनिए बात का आपको अरुण जी, आज आपको एक बात का जवाब देना होगा। नीतीश कुमार जी कैबिनेट में और शिक्षक संघ के साथ बैठक करते हैं, कहते हैं कि इनका जो मांग है उसकी पूरी करो, के पाठक क्यों नहीं करते हैं, और के पाठक सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? राकेश जी जवाब देने दीजिए, अरुण जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, राजनीति ना करें, सही सही जवाब दें। अरुण जी आवाज आ रही है आपकी? आप तीन का बात तो गायब हो जाएगी दोनों लोगों का, अब इनका भी गायब होगा, कांग्रेस के लोगों का भी। स्नेहाशीष जी आप ही जवाब दीजिए। सरकार में, सत्ता में सही जवाब दीजिएगा, दोनों क्यों गए आज सुप्रीम कोर्ट? क्या जरूरत पड़ी के पाठक जी को सुप्रीम कोर्ट जाने का? पता नहीं, सवाल करके इतना व्याकुल हो जाना, जवाब नहीं सुनना है, ये अरे भैया राजनीति मत कीजिएगा, राजनीति आज नहीं करने दूंगा, अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ। सही जवाब दीजिए। राजनीति करने के लिए मैदान सजाते हैं क्या? वर्ल्ड कप का मैच होता है क्या? क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया जनता के साथ परिपक्वता लाइए, थोड़ी सी परिपक्वता लाइए, परिपक्वता लाइए। अच्छा राकेश जी बात भी सुनने दीजिए, धैर्य रखिए, जवाब सुनने दीजिए। अरुण जी भी आ गए हैं, स्नेहाशीष जी भी हैं। देखिए दिक्कत क्या है अमिताभ जी और सभा जी, कि भाजपा के प्रवक्ताओं के पास धैर्य का नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता क्या, नेताओं के पास भी धैर्य नहीं है। बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो ये लोग बेचैन हो चुके हैं पूरी तरीके से। अरुण जी जवाब अब जवाब दो ना, इसके भारतीय जनता पार्टी पे मत वो लगाओ आरोप, आप अपनी जवाब दो। सुनिए ना राकेश जी, थोड़ा व्याकुल कम होइए, तब जवाब आपको सुनने में भी धैर्य आएगा। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, कि आप अरुण जी आवाज आ रही है? आप लोग सवाल कर लेंगे, जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। अरुण जी आवाज आ रही है? अरुण जी स्नेहाशीष जी आप ही बताइए, जवाब पे बात होनी चाहिए, जवाब पे। हाँ फिर हाँ नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, जवाब पे रहे, बीच में रोकिएगा मत, ठीक? तो ऐसी अमिताभ जी ऐसी दिक्कत है कि आज नेशनल प्रेस दिवस भी है, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी है। बड़ा गर्व का विषय है आज हमारे देश के लिए, जब फ्री प्रेस की बात होती है। तो यहाँ पे जब राकेश जी का सवाल ये आया कि इनमें बनता नहीं है, देखिए ये लोग एजम्पशन पे खेलने वाले लोग हैं। ये लोग तो नेहरू जी और पटेल जी को भी लड़वाने वाले लोग हैं। ये लोग ऐसे ही लोग हैं। तो ये सरकार के ही मुलाजिम के पाठक साहब को ही बोल दे रहे हैं कि के पाठक जी, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी में नहीं पट रहा। ये एजम्पशन वाली कहानियां हैं। नहीं पटता तो इतनी नियुक्तियां, इतनी जल्दी प्रक्रियाएं नहीं होती पूरी। राकेश जी, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि
नौकरियां, देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है, जुमला फेंकने वाले लोग देख रहे हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो ये बरगलाने का काम कर रहे थे। पहले रिजल्ट में त्रुटियां बता रहे थे, फिर लिस्ट जारी कर रहे थे, और उसके बाद ये लोगों के साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि आज अकबर इलाहाबादी का शेर बार बार सुनने को मिला कि तोप मुकाबिल हो, जवाब उनका देख अखबार लीजिए निकालो। अमिताभ जी, कैसा जवाब है? क्या व्याकुल क्यों हो रहे हैं राकेश जी? अरे भैया जवाब मैं व्याकुल मांग क्यों हो रहा रहे हूँ, हैं? के पाठक जी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, गए? आपने ले एक मिनट पाठक जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गए सरकार के खिलाफ? अमिताभ जी, राकेश पोद्दार जी को कहिए कि सवाल जब करें तो जी। धैर्य के साथ सुने भी, और नहीं सुनेंगे तो बोलिए, मैं भी बोलने का मौका नहीं दूंगा। अरुण जी आप बोलिए। मेरे पास इनके किस सुप्रीम कोर्ट की बात, कौन सी मामला की बात है पर इनको तो पहले बढ़िया से बोलने दीजिए। सवाल इनका ही गलत है, सवाल पूछने का तरीका ही गलत है, बोल देना है कुछ और अपने आप को सबसे इनका अरुण जी, इन्होंने सवाल ये किया है, जो जानकारी दे रहे हैं कि अभी जो सरकार ने जो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी देने की बात कही थी, उसके खिलाफ के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। इनका ये कहना है निबंध लिखवाया जाता था। हाँ, अश्विनी जी क्या बता रहे थे आप? अश्विनी जी एक मिनट, हम लोग अश्विनी जी से इस पर जानकारी ले रहे हैं। क्या अश्विनी जी? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो बीएड वाला मामला था, क्योंकि बीएड वाला वही मुझे तो वही लग रहा है। जवाब देने दीजिए, हम समझ गए। हम अमिताभ जी बोलिए, समझ गया। एक मिनट, मैं समझ गया, अब मैं जवाब दे देता हूँ। 3,90,000 प्रथम चरण, प्रथम फेज में जो बीएड अभ्यर्थी भी थे शामिल वाला, उनका मामला जो अटका, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी की तरफ से भी न्यायालय में गया था और सरकार भी गया था, और सरकार को जब जिस खंडपीठ ने रोक लगाया था राजस्थान के मामले में, तो सरकार का जो याचिका थी दायर उसी खंडपीठ को कर दिया गया था। तो सरकार को देख लिया, अगर हम वहां चले जाते हैं तो प्रथम फेज की सारी जो है प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। सरकार वापस अपना याचिका ले लिया और वहीं बीएड अभ्यर्थी चले गए। बीएड अभ्यर्थियों के जाने के बाद यह आया कि जो पूर्व जो न्यायालय ने आदेश दिया है कि बीएड अभ्यर्थी 1-5 के टीचर नहीं हो सकते हैं, ये इनका कहना। तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ अमिताभ जी, यह 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों को अगर इस तरह का दंश झेलना पड़ा, यह केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण। इनको जानकारी नहीं होगा बोलने, इनको तो जानकारी है ये नहीं है, बिहार पे थोप रहे हैं। हमने तो बिहार सरकार आखिरी, अमिताभ जी सुन लीजिए पूरा, क्योंकि पूरी बात हमारी सुन लीजिए। तो बिहार सरकार तो अंतिम दम तक बीएड अभ्यर्थियों के साथ थी कि न्यायालय तक भी जाके हम इनको नौकरी दें, लेकिन इनके गलत नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण इस तरह का झमेला हुआ। आपको पता होना चाहिए, इनको जानकारी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन ये समय की हमें कमी है अरुण जी, शॉर्ट में बात है, समय कम है। बिहार सरकार जी, मेरा प्रश्न का जवाब इन्होंने नहीं दिया। आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है, आपको कोर्ट में जानकारी नहीं है, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको पूरा जानकारी नहीं है। नहीं, ये राकेश जी अरुण जी ने बता दिया कि आप वो जो केस में गए थे, के पाठक जो गए थे, वो बीएड वाले मामले में गए थे, नियोजित वाले मामले में नहीं गए थे। और आपका सवाल था नियोजित मामले में गए, राजकर्मी का दर्जा देने के मामले में आपने ये सवाल किया था। इनका ये कहना था कि वो बीएड वाले मामले में गए थे। यही जानकारी दुरुस्त करके बैठा करिए, अश्विनी जी सही जान रहे हैं, वो समझ गए होंगे हमारा सवाल और जवाब। राकेश कुमार जी जहां तक है, अब दूसरा सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ। नियोजित कर्मियों को तो राजकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है, और इनके उप मुख्यमंत्री जब भाजपा सरकार में थी, अमिताभ जी आपको पता होगा, सुशील मोदी जी ने कहा था भगवान भी धरती पे आ जाएगा तो शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षकों को।
कहा था कि नहीं कहा था। लेकिन बिहार सरकार, महागठबंधन की नई सरकार, तेजस्वी यादव जी और नीतीश यादव जी के अगुवाई में हम नियोजित शिक्षकों को 4.25 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक है, एक मामूली परीक्षा देकर हम राजकर्मी का दर्जा भी देने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं ठीक है, सोनी कुछ बोल रहा, सोनी रोजगार का वादा आपने किया था, दिया क्या नरेंद्र मोदी जी? अश्विनी जी की बात सुन लीजिए। मेरा ये मानना है कि आप नियोजित शिक्षकों को कम से कम 4 से 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। विभिन्न मंचों से उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सारे लोग सरकार में बैठे लोग ये बोल रहे हैं कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन समय से दे दीजिएगा तो जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको राहत मिलेगी। बेरोजगार चलिए अब हम चर्चा को समाप्त करने से पहले राकेश जी से एक बात कर, राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि आरोप प्रत्यारोप से अलग मैं बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल छोटी मोटी दिक्कतों के फॉर्म भरने में छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं वो गाइडलाइन जो समय समय पर जारी हो रहे हैं आयोग के द्वारा, उसके अलावा बाकी वैकेंसी आई है, सारी चीजें पॉजिटिव ही है। अब रही नियोजित टीचर की बात, जो जिस प्रकार का हमारे अरुण जी ने कहा और ने कहा या जो भी है, हमारे बिहार के सीएम अच्छा कर रहे हैं बिहार में। मैं इस बात को मानते हुए कर रहा हूं कि नियोजित टीचर को राजकर्मी दर्जा देने के लिए जो बातें हो रही हैं, ये कई महीनों से और कई सालों से वो अड़चन बनी हुई है। और राजकर्मी का दर्जा देने की ही बात सिर्फ नहीं है, और राजकर्मी का दर्जा देने के साथ साथ यहाँ बातें 3 मुद्दे पर बातें हो रही है कि समान सेवा शर्तें लागू हो जो बीपीएससी शिक्षकों को दिया जाएगा। एक तो सेवा निरंतरता की बातें हो रही है, दूसरी बातें हो रही है वेतन फिक्सेशन की बातें हो रही है, और तीसरी बातें जो हो रही है सीनियरिटी की बातें हो रही है। और वो जो एनएस की या ध्यान में नहीं आ रहा, एनपीएस कुछ होता है, एनपीएस की बातें हो रही है। वो समान सेवा शर्तें लागू हो, ये मुद्दा हो। और नियोजित टीचर को आप राजकर्मी, बिल्कुल राकेश जी, देखिए एक बात में कोई बात नहीं है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो कार्रवाई शुरू हुई है उससे पूरे, मुझे कई टीचरों के, एक बार अमिताभ जी, कई नियोजित टीचरों के विद्यार्थी के बीपीएससी वाले के भी कॉल आते रहते हैं। उन लोगों का दर्द सरकार सिर्फ भाषणों में न समझे, बल्कि नियोजित टीचर को बिना शर्त आप जाके राजकर्मी का दर्जा दीजिए। मेरी यही बात है, चूंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे बुलाया है और नियोजित टीचर को मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी बात भी कीजिएगा, तो मैंने ये बात कहा कि उनको राजकर्मी का दर्जा दे दें। और भाई दक्ष है, चलिए हमारे पास वक्त की कमी है राकेश जी, हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन हमारी चर्चा का विषय यही रहता है कि जो लोग भी हमारी इस चर्चा को देखें, उनका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन कई बातें होती हैं, क्योंकि अरुण जी सरकार की तरफ से आते हैं, बातें वहां तक पहुंचे। और इसी के साथ ये लोग जो सब लोग हैं कंफ्यूजन सारा जो टीचर का जो सिलेक्शन हुआ बीपीएससी में, उसी के चलते मामला फंसा हुआ। विभाग नियोजित टीचर को अपेक्षा विभाग बार देख ले, नियोजित टीचर को आयोग माना जाता है। सवाल कर लेते हैं, हाँ बताइए। बाकी तो सरकार की मैं सराहना करता हूँ, नीतीश सरकार की मैं। ये बता दीजिए क्या सवाल, क्या शिक्षकों को क्या छूट मिली हुई है ताकि लोगों की देखिए अभी देखिए नियोजित शिक्षकों को लेकर भी सरकार ने अपना जो गाइडलाइन था वो दे दिया है। अभी उनके लिए पात्रता परीक्षा होनी है और उसमें जो सफल होंगे उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने की बात सरकार कर रही है। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में आज पूरे देश में चर्चा बिहार की है। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ चयनित हुए हैं। ये अलग बात है कि उसमें काफी संख्या में यूपी के लोग हैं या दूसरी जगह के लोग हैं, लेकिन ये एक स्वस्थ परंपरा मैं इसे मानता हूँ कि जो आज सारे प्रदेश के सारे पूरे देश के लोग कहीं भी आके, पूरे देश एक समान है, यहाँ के अगर नौकरी ले रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आज एक चर्चा बनी हुई है बिहार का शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग जो नियुक्तियां हो रही हैं वो निश्चित तौर पर पूरे देश के मीडिया की सुर्खियां भी बनी हैं। और कार्रवाई जब कोई बड़ा काम होता है तो उसमें कई कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसा कि अरुण जी ने बताया और हम लोगों ने फील किया कि जो पहले चरण की परीक्षा है उसमें जो कमियां आई उसे बहुत हद तक दूसरे चरण में दूर करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा अश्विनी पांडे बता रहे हैं या फिर जो सौरभ बता रहे थे,
ये कमियां भी सरकार के पास जानी चाहिए, ताकि इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कई चीजें जो डे टू डे उसमें जो समय नए चेंजिंग जो आते हैं, इन्हीं सुझावों के तरफ पे आते हैं। और हमारा प्रयास ये होता है कि ये सुझाव बीपीएससी तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ताकि आगे जो बहालियां होने वाली है उसमें ये जो आम जो अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानियां कम हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सब सुनने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या लूप होल्स है जिस वजह से शिक्षक बहाली में मुश्किलें आ रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर होगी और सरकार इस लूप होल्स पे जल्द काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।